सोशल मीडिया पर इस समय सब जगह पर एक खबर बहुत वायरल हो रही है कि जो सेंटर है उसने केरला के बेल आउट पैकेज के नाम पर 21,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया है। ये जो पैकेज है ये केरला की जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें कि वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने डे टू डे नीड्स को पूरा करने में, उसके लिए एक सहूलियत देंगे। लेकिन इस चीज के बाद में एक चीज और बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि भैया क्या ये इस बात का अंदेशा है कि जो बहुत ज्यादा प्रचारित केरला मॉडल था वो फेल हो गया है। क्योंकि जब गुजरात मॉडल का राइज हम लोगों ने देखा था उसी समय पर एक लॉबी के द्वारा केरला मॉडल का एग्जांपल सेट किया गया था कि यार देखो केरला मॉडल को आप देखो, वहां पर लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है, वहां पर लोग किस तरीके से काम करते हैं, हर एक चीज वहां पर बहुत परफेक्ट तरीके से होती है। और उसके बाद में केरला मॉडल की तारीफ होने लगी, खासकर कि जब पिछले 2-3 साल हमने लॉकडाउन में देखे, उसमें से कुछ बाहर बैठे हुए लोगों में, जिसमें कि ध्रुव राठी का भी नाम आता है, इन लोगों ने केरला मॉडल को लेकर काफी बातें कही थी। और ये लोग कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट के सामने केरला मॉडल को खड़ा करने की बात कर रहे थे, या यूं कहेंगे कि मोदी गवर्नमेंट को टैकल करने के लिए इन्होंने केरला गवर्नमेंट का सहारा लिया था। लेकिन फिर पिछले दिनों काफी खबरें निकल कर आई कि जो केरला की गवर्नमेंट है वो इस समय बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही है। उनके पास अपनी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे में वो सेंटर से पैसा मांग रहे हैं पर सेंटर पैसा नहीं दे रहा है। बात इतनी बढ़ गई थी कि केरला गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया गया था और उसके ऊपर काफी ज्यादा बहस भी हुई थी। लेकिन अब इन दी एंड ये बात निकलकर सामने आई है कि ये जो पूरा मामला है, अब इस पूरे मामले में 21,000 करोड़ रुपए की जो हेल्प है वो सेंटर की तरफ से केरला को दी जाएगी। लेकिन ये वो पैसा नहीं है कि बस आपको दे दिया गया, नहीं, ये एक तरह का उधार है जो कि केरला को दिया गया है। अब जरा समझते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ डेवलपमेंट इस पूरे मैटर में निकलकर सामने आया है। इस पूरे मामले के ऊपर राजीव चंद्रशेखर जी ने ट्वीट किया है। राजीव चंद्रशेखर जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो आगे आई है केरला को इस इकोनॉमिक क्राइसिस में असिस्ट करने के लिए। यहां पर आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, असिस्ट करने के लिए। असिस्ट का मतलब ये होता है कि हम आपकी सहायता करेंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कंप्लीटली आपकी पूरी प्रॉब्लम को हम अपना ले रहे हैं, नहीं, हम आपकी एक हद तक सहायता करेंगे। जैसे प्लेसमेंट के लिए जब जाते हैं तो प्लेसमेंट की गारंटी की जगह पर आजकल लिखा जाता है प्लेसमेंट असिस्टेंस, मतलब आपको हम मदद करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे पक्के तौर पर कि आपकी समस्या को खत्म ही कर देंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन बोरोइंग ऑफ ₹21,253 करोड़ टिल दिसंबर 2024, मतलब कि इनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को लेकर अलाउ करती है कि जो केरला गवर्नमेंट है वो मार्केट से और दूसरी जगहों से 21,253 करोड़ रुपए दिसंबर 2024 तक बोरो कर सकती है। इसके अलावा इन्होंने लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं पिनराई विजयन जी से कि वो इस फंड का उपयोग पब्लिक के वेलफेयर के लिए करेंगे और लोगों के लिए करेंगे केरला के, बिना किसी लीकेज के और बिना किसी करप्शन के। आगे ये लिखते हैं कि पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग केएसआरटी एम्प्लॉई हु हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर मंथ्स, मतलब जिन लोगों को कई महीनों से सैलरी और पेंशन्स नहीं मिली थी उन लोगों को ये पूरी पूर्ति करी जाएगी। जो कोस्टल प्रोटेक्शन है और जो मिनी हार्बर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सीपीओ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज किया जाएगा। एंड आखिर में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो रुके पड़े हुए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें या फिर आप जिसमें कि रोड डेवलपमेंट आ जाता है और जितने ही प्रकार के कंस्ट्रक्शन पब्लिक वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, उन सबकी यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर जी की तरफ से बात करेगी। अब इसके कारण होगा क्या कि भैया अगर ये बेल आउट पैकेज जो केरला को मिल रहा है इससे उनको क्या फायदा होगा। तो ये जो पूरी मूव है ये केरला को उनके जो इकोनॉमिक चैलेंजेस वो इस समय फेस कर रहे हैं उससे लड़ने में काफी हद तक मदद करेंगे। और इस कारण से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज और पेंशन जो रुकी हुई हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, उनको दोबारा शुरू करने में भी एक मदद मिलेगी। इसके अलावा इस पूरे सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड का जो एम है वो इस बात के ऊपर है कि किसी भी तरीके से पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, मतलब सरकार की तरफ से भले ही कितना ही विलंब क्यों ना चल रहा हो लेकिन पब्लिक को इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हो गई अभी तक की कहानी कि भैया केरला को एक समस्या थी, सेंटर ने उस समस्या को दूर करने के लिए एक पैकेज घोषित कर दिया जो कि उधारी के नाम पर था एंड इवेंचुअली सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कहानी बस इतनी होती तो शायद बात कुछ और थी। यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए सेंटर से भी समझना पड़ेगा, सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि चीजें उन्होंने किस तरीके से करी। अब इस पूरे मामले में केरला की तरफ से केस फाइल किया गया था। उस केस में केरला ने सीधे तौर पर, केरला गवर्नमेंट ने सीधे तौर पर यह कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनकी पेंशन दे सकें, उनकी सैलरी दे सकें, या जो पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स चल रही हैं हम उनको पूरा कर सकें।
और इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने दोष दिया था सेंटर के ऊपर। पिनराई विजयन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो 2 लेटर इशू हुए थे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा उसको चैलेंज किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर 2018 में एक अमेंडमेंट किया गया है। उस अमेंडमेंट के तहत एक इंपोजिंग लगाई गई है नेट बोरोइंग सीलिंग के ऊपर कि आप ओपन मार्केट से या जितने भी सोर्सेज है जहां से भी आप पैसा उधार ले सकते हो वहां से एक लिमिट से ज्यादा आप पैसा उधार नहीं ले सकते। सीधे तौर पर यहां पर यह बात कही गई है। आगे इसमें कहा गया है कि ये जो ऑर्डर्स हैं जो अमेंडमेंट्स हैं इनके द्वारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्रिएट कर दी गई हैं और इसके कारण एक स्टेट जो है वो अपने फाइनेंसेस को रेगुलेट करने के लिए मार्केट से या दूसरे सोर्सेज से पैसे नहीं ले पा रही और क्योंकि वो पैसे नहीं ले पा रही है इसीलिए उनको अपने रोजमर्रा की जो जरूरतें को पूरा करने की जो चीजें हैं उसके लिए पैसा कम पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी कही कि सीधे तौर पर एक वायलेशन है प्रोविजन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक सरकार को जिस तरीके से अपना खर्चा चलाना है उसको रोकने के लिए ये एक सबसे ज्यादा बड़ा वायलेशन है जो कि सरकार की तरफ से इस समय मौजूदा समय में किया जा रहा है। अब इसका जवाब सेंटर को भी देना था तो सेंटर की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रमन पेश हुए थे और इन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से जो भी कुछ किया जा सकता था जो भी कुछ उनकी हद में था वो चीज सरकार ऑलरेडी केरला गवर्नमेंट के लिए कर चुकी है। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रपोज कर दिया है कि आप 5,000 करोड़ की बोरोइंग ले सकते हो। इनका ये कहना था कि सरकार की तरफ से ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है जो कि हम कर सकते हैं। और इसके बाद में अटॉर्नी जनरल और एएसजी की तरफ से यही बात कही गई कि हमारे पास ऐसे 14 और मौके आए हैं जब सदर्न स्टेट्स ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे अलग अलग मौकों के ऊपर बेल आउट पैकेजेस की डिमांड करी है। और अगर हम लोग केरला के इस केस में केरला की बात को सुन लेते हैं और उनको आगे बढ़कर मदद कर देते हैं या एडिशनल हेल्प कर देते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है बाकी की स्टेट्स के लिए एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। बाकी के स्टेट्स भी फिर सामने आकर यही बोलेंगे कि यार हमारे पास भी पैसे की कमी है और हमको भी पैसे की जरूरत है और वो कंडीशन सेंटर के लिए बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी क्योंकि उस कंडीशन में आप केरला को बेल आउट पैकेज देकर ये नहीं कर सकते कि आप बाकी स्टेट्स को ना दो। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में जो भी कुछ रिक्वेस्ट हमारे पास आई है बेल आउट पैकेजेस के लिए हम सारी रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने रख सकते हैं और उसके बाद कोर्ट खुद देख लेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात केरला का जो ये पूरा मैटर सामने आया है इस मैटर में फंड्स के मिसमैनेजमेंट की साफ तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि जो ये लोग बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं वो बेल आउट पैकेज इनके खुद के बजट से भी 100% ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है यहां पर एक क्लियर इंबैलेंस दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां पर आप इस बात से समझिए कि अगर किसी स्टेट में ये बोल दिया गया कि हाँ हम सब आप फला योजना शुरू कर रहे हैं या फला चीज हम आपको फ्री में दे रहे हैं, अब उन्होंने तो बोल दिया, अब अगर स्टेट के पास में उस चीज के लिए कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बजट का पैसा कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए, सैलरीज के लिए, पेंशन्स में जो आपको पैसा खर्च करना चाहिए था वो आपने खुद की सरकार की इमेज को चमकाने में खर्च कर दिया। अब आपके पास पैसा है नहीं। अब आप जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं उसके लिए आप केंद्र सरकार से अब जाके पैसा मांग रहे हो। तो ऐसे में सिंपल सी बात ये है कि जो पैसा आपने कमाया पब्लिक वेलफेयर के लिए, सैलरीज के लिए, पेंशन्स के लिए, वो पैसा आपने खुद की सरकार की एक जो कहते हैं ना इमेज, उसको चमकाने पे खर्च कर दिया। तो वहीं से आपका जो पूरा है ये फंड्स का जो मिसमैच है वो क्रिएट हो जाता है। और इस पूरे सिनेरियो को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बस आप इस एक केस को स्पेशल केस की तरह ट्रीट कर लो। हम आपके द्वारा दी गई सारी दलीलों को मानते हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हम उन सब चीजों को बिल्कुल एग्री करते हैं, बट इस समय जो केरला के साथ में सिचुएशन क्रिएट हो रही है आप उस सिचुएशन को समझो और एक बार इनके लिए एक्सेप्शन कर दो। एंड जो भी कोई पैसा आप इनके साथ इनको दे रहे हो भविष्य में जो भी समय समय पर इनको पैसा देना निर्धारित है आप उस समय पर इस पैसे को कम करके एडजस्ट करके अपने पैसे को क्लियर कर पाओ। इसके ऊपर जो लॉ ऑफिसर्स थे उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम लोग जो भी कुछ अथॉरिटीज है उनसे कंसल्ट करते हैं इस मामले के ऊपर और जो भी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होगा वो हम कोर्ट के समक्ष आकर पेश करेंगे। अब ऐसे में एक सवाल आखिर में ये उठता है कि केरला जिसके की एक आइडियल मॉडल होने की खबरें पूरे देश में फैलाई जाती हैं कि केरला मॉडल से बेहतर कोई अच्छा मॉडल नहीं है, वहां पर आखिर इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो आया कैसे? तो यहां पर आपको दो टर्म याद करने पड़ेंगे। पहला टर्म है आपका रेवेन्यू डेफिसिट और दूसरा टर्म है आपका फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, इन दोनों चीजों को समझना आपको ऐसे पड़ेगा कि जब आप रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हो तो सिंपल सी बात यह होती है कि आपकी आमदनी कितनी है और आपका खर्चा कितना है। आपने मान लीजिए 10 रुपए कमाए लेकिन आपका खर्चा अगर 16 रुपए है तो ऑब्वियस सी बात है आप 6 रुपए के डेफिसिट में जा रहे हैं। वो जो 6 रुपए आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो वो आप लाओगे कहां से? और तो ऐसे में एक सिंपल सा गणित आप इस तरीके समझिए
कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी जो होता है वो 3.17% है 2021-22 के लिए अधिकतर स्टेट्स के लिए। अब अगर हम केरला के केस में ही बात करें फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट के मामले में केरला का जो परसेंटेज आता है जीडीपी के मुकाबले में वो आता है 3.17%, जो बाकी सारी स्टेट्स के मुकाबले में 0.46% ऑलरेडी ज्यादा है। वहीं अगर हम लोग फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जहां पर 4.94% है अकेले केरला का, बाकी स्टेट से अगर हम कंपैरिजन करें तो बाकी स्टेट का जो एवरेज है वो 2.80% है। तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट दोनों में ही एक बहुत बड़ा क्लियर एविडेंट डिफरेंस निकलकर दिख रहा है। एंड यहां पर ये जो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, इस सिचुएशन का कारण बताना भी कहीं ना कहीं केरला का ही काम है। और केरला ने इस पूरे मामले में जो कारण बताया है, वो कारण सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि केरला की तो कोई गलती ही नहीं है। इससे पहले आरबीआई के द्वारा कहा गया था कि केरला का जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो एक मिसमैनेजमेंट के कारण है। केरला उस कैटेगरी में रखी गई है जिस कैटेगरी में कुल 5 स्टेट्स को रखा गया है, वेस्ट बंगाल और पंजाब के साथ में, जहां पर की सबसे ज्यादा कॉग्निटिव मेजर्स लेने की जरूरत है, करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, जिससे कि इनका जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा बहुत स्टेबल किया जा सके। जितना मिसमैनेजमेंट यहां पर चल रहा है, उतने मिसमैनेजमेंट के बाद में ऑब्वियस सी बात है पैसों का रेगुलेशन यहां पर सही तरीके से हो ही नहीं सकता है। सेंटर का यह कहना था कि केरला के पास में इतना पैसा भी नहीं है कि जो ये लोग पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार ले रहे हैं या दूसरे ओपन सोर्सेस से उधार ले रहे हैं, उनको ये किसी जगह पर ऐसा लगा सके जहां से कि ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर सके, बल्कि इस पूरे पैसे का इस्तेमाल ये लोग सिर्फ और सिर्फ पेंशन और सैलरीज देने में ही करते गए। मतलब कि इनके पास एडिशनल सोर्स कुछ भी नहीं थे कि जहां से ये पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको यहां पर जानकर हैरानी होगी कि केरला ने इसके ऊपर जो जवाब दिया था उसका मतलब ये था कि जो हमारे साथ ये कंडीशन क्रिएट हुई है इसका पूरा पूरा कारण कहीं ना कहीं से सेंट्रल कर्नाटका की तरफ से भी कुछ ऐसी ही बात कही गई थी। दरअसल कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, केरला हो गया, इनका कहना था कि हमारे स्टेट से जो कमाई सेंटर कर रहा है वो तो करीब करीब 11 गुना बढ़ी है, लेकिन जो पैसा हमको दिया जा रहा है वो सिर्फ 8 गुना ही बढ़ा है। ऐसे में जो पैसे के हकदार हम हैं वो पैसा हमको दिया नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसी कारण से ये एक गैप क्रिएट हो रहा है, जो गैप हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को और बद से बदतर करता जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार ठहराया था कि आपने जो अमेंडमेंट किए हैं 2018 की एक्ट में, और उसके बाद में जो पैसा आप हमको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टैक्स लेने के बाद में, वो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक गैप है। ये कहना था केरला के फाइनेंस मिनिस्टर के.एन. बालगोपाल का। के.एन. बालगोपाल का ये भी कहना था कि हमारे पास क्योंकि फंड्स नहीं है, इसलिए हम लोगों की सैलरी तो छोड़िए, उन 62 लाख फैमिलीज की पेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं जो कि एंटाइटल्ड हैं पेंशन्स के लिए। ऐसे में हमारे यहाँ के सिटीजन्स को बहुत परेशानी हो रही है। एंड ऑब्वियसली बात है, जब हम हमारे सिटीजन्स की एक बेसिक सी नीड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें जो पैसा लगना है, जो डेवलपमेंट में जो पैसा लगना है, वो भी हमारे पास नहीं बच रहा है। तो इवेंचुअली हम लोग हर चीज में पिछड़ते जा रहे हैं। अब ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें कि केरला मॉडल पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों का ये भी कहना है कि जो पिछले कुछ समय में अमेंडमेंट्स हुए हैं, पिछले कुछ समय में जो पैसे को लेकर कटौतियां हुई हैं, पिछले कुछ समय में जो कुछ रोक लगाई गई हैं, उस कारण से भी ये चीजें हुई हैं। वहीं पर एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई फंड्स का मिसमैनेजमेंट जो है वो तो केरला के अंदर में ही हुआ है। अब ऐसे में आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको सेंटर सही लगता है या केरला गवर्नमेंट सही लगती है, या अभी भी आप ध्रुव राठी के साथ में टिक के खड़े हुए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।